हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु द्वारा लॉन्च किया गया डबल स्टार टेस्ट, जो खास करके बिहार दरोगा के बिल्कुल पैटर्न पे बनाया गया है, जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और उम्मीद है आप सभी लोग इस टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक लगाएंगे। और आज इस टेस्ट का स्कोर रहेगा 70+, यानी 70+ जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को एक अच्छा तैयारी में मानेंगे। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्यों में अधिसूचित जातियों की संख्या क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 215 जाति राज्य में अधिसूचित की गई है, जो भी हाल में बिहार जाति का जनगणना हुआ उसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। दूसरा कथन है कि इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी जो सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण हुआ था वो नेपाल में ही आयोजित हुआ और इसका आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, DRDO। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अभी इसका अध्यक्ष है समीर बी कामत। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने पैगोंग त्सो के निकट तट पे किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आयोजन भारतीय सेना ने उद्घाटन किया है, अनावरण किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से वो कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यूबा के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी जब वहाँ कौन सा तूफान आया, राफेल। अगला प्रश्न है कि 8 जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा। ये भी गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT BHU के द्वारा जागो ग्राहक और जागृति एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न देखेंगे हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में कौन सी भारतीय फिल्म चुनी गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लापता लेडीज को चुना गया है। अगला प्रश्न है केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवचम प्रणाली को लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में इसका निर्माण किया गया और ये भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BSF के द्वारा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना 1965 में हुआ था।
और यही बीएसएफ गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट मंत्रा को स्थापित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और महात्मा गांधी के 1915 में भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निजामाबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कार का जो वेग होगा वो लगातार बदल रहा है, इसलिए उसका त्वरण एक समान बना हुआ है। अगला प्रश्न है किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। और इसी दर्पण का उपयोग ईएनटी डॉक्टर या फिर सोलर कुकर में या फिर सोलर प्लेट होता है उसमें किया जाता है या फिर दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा क्या होगी, यानी F बराबर ma निकालना है। तो इसमें बल की मात्रा पूछा, द्रव्यमान 20 दिया हुआ है, त्वरण 4 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस तार से बनी होती है जिसका निम्नलिखित में से क्या कम या क्या अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी गलनांक कम हो तो उसी तार से बना हो और इसका प्रतिरोध जो होगा वो उच्च होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पे पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल से ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर गर्म करेंगे तब भी ये बाहर बहने लगेगा, या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा तब भी यह बाहर बहने लग जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटियम। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसमें से प्रोटियम का में न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता पूछा, सामान्य बटे कुल घोल इंटू 100, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है मीथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एकल बॉन्ड होता है क्योंकि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अन्य जो हाइड्रेट्स होते हैं वो उसका हाइड्रेशन होता है तभी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने लगता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कथन है H2S हवा में जलकर हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। कारण है ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है।
और कथन कारक के संदर्भ में इसका सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों कथन सही है, यानी H2S हवा में जलकर हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड देता है और ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 में होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पे है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पे आधारित होता है। कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्नी श्वसन खाली स्थान के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फेफड़ों की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित में से इसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खमीर, यानी ईस्ट को हम लोग इसमें डालते हैं जिससे ब्रेड मुलायम होता है और वो जो फूल जाता है। एवीज में किसको शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए, पक्षी वर्ग को एवीज में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसका सही उत्तर होगा आलू, बाकी सब जो है वो जड़ का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों, कॉपर टी, डायाफ्राम और कॉन्डम, ये तीनों इसमें आते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम होता है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेग, और प्लेग मुख्यतः चूहा से भी फैलता है। अगला प्रश्न है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख अभिसारी विकास को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे? कृषि से, यानी पहला का 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के विकास से है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है, और 12वीं जो है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? पहला है बैंक दर, दूसरा रेपो रेट, तीसरा नगद आरक्षित अनुपात, चौथा है वैधानिक तरलता अनुपात, 5वां है रिवर्स रेपो दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी उपकरण जो है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत है, और मौद्रिक नीति RBI के द्वारा हर 2 महीने पे जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि GDP की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य शामिल किया जाता है, यह कथन गलत है। मध्यवर्ती नहीं बल्कि अंतिम वस्तु जो अंतिम रूप से तैयार हो गया होगा। अगला कथन है कि देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, यह कथन भी बिल्कुल सही, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर स्थित है किस महासागर में? इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं मध्य यूरोप में स्थानीय पवन के नाम क्या हैं? तो ट्रेमोटेन है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर है, जबकि इंडोनेशिया में शामल जो है वो गलत है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार जो है वह अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती जाती है। दूसरा, घास स्थल पर पारितंत्र में एक सांप तृतीय उपयोगिता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो इनमें से सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन के अनुसार होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कथन केवल दूसरा सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर बने थे वो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा राजमन्नार समिति। यह केंद्र राज्य संबंध के लिए इसका गठन 1969 में सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए तमिलनाडु के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों, अगर आप सबको इसका उत्तर पता होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके अपना उत्तर दें और अंत में अपना स्कोर जरूर मिलाकर कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्न को सही किया। अगला प्रश्न है कि संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था, इसके तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक विधायी संबंध की चर्चा है। अगला कथन है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। अगला कथन है कि भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। इन कथनों में से केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये भाग 11 ना होकर बल्कि भाग 12 होगा। भाग 12 में वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान के भाग को संबंधित विषय से मिलाना है। तो भाग 1 क्या है? यह संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध है। भाग 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जाएगा इसमें। और भाग 14 क्या है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं होगी इसका सही उत्तर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 4 3 2। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में चर्चा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी सही है, जबकि अनुच्छेद 3 गलत है। अनुच्छेद 88 नहीं बल्कि 88 की जगह 85 होगा। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और भंग करना तीनों के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो घन के किनारों की लंबाई क्या होगी? ये बिल्कुल फॉर्मूला आधारित है कि घन का विकर्ण होता है तो √3a = 6√3, √3 कैंसिल, a = 6, अर्थात घन की भुजा की जो लंबाई होगी ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से निर्वाचित होता है, तो कुल मतों की संख्या यानी 72% ये लाए, 28% ये। अब इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग को 572 के इक्विवेलेंट करना है और फिर 100% से निकाल लेना है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1300 मत होगा। अगला प्रश्न है एवरेज से संबंधित है। 25 संख्याओं का औसत 18, उनमें पहली 12 संख्या का औसत 14 है, अंतिम 12 का 17 है, 13वीं संख्या ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 78। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी या वृद्धि होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8% की कमी होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इन शब्दों में से हम लोग को स्त्रीलिंग का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रचना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि समास है, अर्थात पंकज जो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज अर्थात कमल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आम जब फल है तो आलू क्या होगा? आलू तना होगा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्याएं उसी तरह जैसा सेट में दिया गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हो, रोम को मोर लिखा जाता तो डेर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RAD। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। इसका सही उत्तर होगा क्लस्ट्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा जो है वो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है और इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा 2004 में दिया गया। अभी वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें 6 को अभी जोड़ा गया है, जिसमें से असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और पाली भाषा है। इस अभी कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गया है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2, 1, 3, 4। सबसे पहले मौर्य वंश आएगा, फिर कण्व आएंगे, फिर पालाज आएंगे, तब कर्नाट वंश आएंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि नान्यदेव ने की थी और इन्होंने कर्नाट वंश की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु के जोन 3A के अंतर्गत में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेखपुरा और मुंगेर जो है जोन 3A के संबंध में शामिल है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट से के लोगों से वसूल किए गए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है टाइल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी रूस की क्रांति से अक्टूबर क्रांति का संबंध है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कोट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यानी एक तरफ अभिलेख दिया है, दूसरा तरफ शासक। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग राजा जो हैं वो खारवेल से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। वहीं जूनागढ़ का संबंध रुद्रदामन से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एपिग्राफी जो है अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी है सर्पों का या विषों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी है पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंदड़िया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। यानी कंदड़िया महादेव का मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ, ना कि द्रविड़ शैली में। और सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जो है सातवाहनों ने जारी किए थे और गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रैवेद का हिस्सा था। तो ऋग्वेद था, सामवेद था और यजुर्वेद था। यानी इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण साहित्य को कालानुक्रम अवरोही क्रम में सजाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेद के बाद ब्राह्मण और अन्य उपनिषद, इसी प्रकार से इसको सजाया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दीवान विजारत को राजस्व एवं वित्त विभाग, दीवान आरिज को सैन्य विभाग, दीवान रिसालत को विदेश मंत्री, दीवान इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालानुक्रम में कौन सा कथन सही होगा। तो आइए हम लोग कथन देखते हैं। 1562 में इन्होंने दास प्रथा की समाप्ति किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि 1563 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी। यह कथन गलत है। अगला कथन है 1564 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, ये भी गलत है। और अगला कथन है 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी निकोलो कोंटिवी और सीजर फ्रेडरिक भी आए थे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तिरुमुई और प्रबंधम में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है। अगला प्रश्न है, तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। और यह भारतीयों द्वारा बनाया गया था, जो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विदेशी कंपनी है और दूसरा है स्थापना है। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, उसको मिलान करना है। तो पहला है पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ, कोचीन में स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री टैंकोबार में और फ्रांसीसी ने सूरत में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसका सही उत्तर है होलकर, और यह कहाँ थे, इंदौर में शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। दूसरा, अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल कथन सही। तीसरा कथन है, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल नामक मैगजीन को चलाया था, यानी कथन 2 और 3 सही है। कथन पहला गलत है, क्योंकि शुद्धि आंदोलन को स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था, ना कि राजा राम मोहन राय ने।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ समझौते में निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच इसका हस्ताक्षर किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, एक 16 अगस्त को और एक तो 12 अगस्त को हुई थी। इलाहाबाद की संधि के उपरांत ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था जो 1764 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार हमने ज्ञान बिंदु के लिए बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण सेट को कंप्लीट कर लिया। इसके सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को यह पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अंत तक वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को हल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहिए। हम लोग नए नए टेस्ट सीरीज़ को लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।